आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, यदि आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं और आप यदि सादा पेपर पे एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, यानी कि स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट न बना के सिर्फ आप सादा पेपर पे लिखा पढ़ी कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है। देखिए, जब भी क्रेता और विक्रेता यानी कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं वो और आप ये दोनों राजीनामा के तहत काम करते हैं और आपको ये लग रहा है कि ये आगे चल के आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा, यदि आप 110% सेटिस्फाई है, तो ऐसे स्थिति में यदि आप एग्रीमेंट नहीं भी करेंगे तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जैसे आप मान लीजिए उसको पैसा दे रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, उसको पैसा दिए हैं, तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर ही देगा। ये तो एक अलग बात है। लेकिन यदि सामने वाला का मन में कोई खोट हो, छल कपट का भावना हो, ऐसी स्थिति में यदि आप सादा पेपर पे एग्रीमेंट करा लिए हैं तो आप बहुत भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें, सादा पेपर पे एग्रीमेंट जो किया हुआ है जो भी सेल परचेज का, तो वो कोर्ट में वैलिड नहीं होगा, यानी कि उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। यदि आप ये सोचते हैं कि सादा पेपर पे जो है हम सेल परचेज कर लिए हैं, लिखा पढ़ी कर लिए हैं, 2 गवाह का भी सिग्नेचर है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में हम इसको साबित कर सकते हैं कि मैंने सामने वाले को पैसा दिया है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन अब वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप भूल जाइए कि वो प्रॉपर्टी आपका होगा। साथ ही साथ आप जो पैसा उसको दिए सामने वाले को, वो पैसा से भी आपको हाथ धोना होगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टाम्प पेपर पर जो है प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। इसका जानकारी हमको कैसे मिलता है? इसका जानकारी मतलब इसके बारे में बताया गया है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत कौन कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो यदि आप लीज एग्रीमेंट किसी से कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे हैं या दे रहे हैं और ये लीज यदि 11 माह से ज़्यादा समय के लिए किया गया है, तो ऐसे स्थिति में ये लीज को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इसे रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा। इसी प्रकार यदि कोई रेंट एग्रीमेंट किया गया है और वो रेंट एग्रीमेंट यदि 11 माह से ज़्यादा समय के लिए किया गया है, तो ऐसे भी स्थिति में ये रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी होगा। यदि ये रजिस्टर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इसका कोई भी वैलिडिटी नहीं है। साथ ही यदि कोई सेल एग्रीमेंट किया जा रहा है, यदि आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो ऐसे भी स्थिति में जो एग्रीमेंट किया गया है उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। इसका जानकारी दिया गया है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 में। इसी प्रकार यदि आप कुछ परचेज कर रहे हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी यदि आप परचेज कर रहे हैं, तो परचेज एग्रीमेंट जो बनाया गया है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार यदि आपको कोई गिफ्ट डीड कर रहा है या विल कर रहा है, यानी वसीयत कर रहा है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो है इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है, रजिस्ट्री कराना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। जो भी सेल परचेज किया जा रहा है, तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में 3 में इस बात को निश्चित किया गया है। अभी जो मैंने आपको बताया सेल एग्रीमेंट वगैरह के बारे में, इसको निश्चित है कि इस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो कोर्ट के अंदर इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। यदि आप इस चीज़ को सादा पेपर पे करवा रहे हैं, भले ही आप स्टाम्प पेपर पे भी करवा लिए हो और उसका रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, ये लॉफुल नहीं होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि क्या अब सादा पेपर पे जो कुछ लिखा पढ़ी करते हैं हम लोग, उसका वैल्यू नहीं है? तो आपको बताते हैं उसका भी वैल्यू है और वो भी कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है। तो उसका वैल्यू कहाँ कहाँ है, अब चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का टेंडर आया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई रोड का रिपेयर के लिए जो है टेंडर आया हुआ है, या फिर कोई स्कूल का भवन का रिपेयर के लिए टेंडर आया हुआ है, या फिर कोई नया स्कूल या भवन का निर्माण के लिए टेंडर आया हुआ है, और आपको पता है कि कितना रुपया में का जो है टेंडर आया हुआ है, और मान लीजिए यदि स्कूल का ही निर्माण का बात करें, यदि कोई स्कूल का निर्माण होना है और स्कूल का निर्माण हुआ ही नहीं और कागज़ पे निर्माण कर दिया गया है, और जो टेंडर आया था, जो भी पैसा आया था, वो सब मिल बांट के खा पी लिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको ज्ञात हो, इसका एविडेंस आपके पास है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप सादा पेपर पे भी उस जिला का जो डीएम होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, उसको आप लिख के सादा पेपर पे भी भेज देंगे कि ऐसे ऐसे कहानी है, इसका जांच करवाया जाए। और यदि डीएम के द्वारा जांच नहीं करवाया जाता है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट में आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि मैंने पहले डीएम को ये जानकारी दिया था कि ऐसा ऐसा घोटाला हुआ है, डीएम के द्वारा भी संज्ञान नहीं लिया गया, तो वहाँ पर आप वो सादा पेपर दिखा सकते हैं। सादा पेपर का भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी व्यक्ति को कुछ भी सादा पेपर पर लिख के दे रहे हैं
तो ऐसा नहीं है कि उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा, उसका वैल्यू होगा। मान लीजिए यदि पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको कोई लेटर मिला है, उसमें कुछ धमकी भरा बात दिया गया है, आपके नाम से कुछ धमकी भरा कुछ मैसेज उसमें आपको मिला है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सादा पेपर का जो है कुछ वैल्यू ही नहीं है, उसका भी काफ़ी वैल्यू है, लेकिन जगह पे वैल्यू है। तो अब जो मैंने आपको बताया कि यदि आप कोई एग्रीमेंट सादा पेपर पे करवा लेते हैं तो ये एग्रीमेंट सादा पेपर पे नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 में ये बात को स्पष्ट लिख दिया है कि किस किस डॉक्यूमेंट का एग्रीमेंट का जो है आपको रजिस्ट्री करवाना है। तो जो एग्रीमेंट का को निसेसरी किया है रजिस्ट्री करवाने के लिए, वो एग्रीमेंट को यदि आप रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, वो लॉफुल नहीं रहेगा। यदि आप सादा पेपर पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और सादा पेपर पे आप एग्रीमेंट करवा लेते हैं और ये सोचते हैं कि यदि सामने वाला हमको प्रॉपर्टी नहीं देगा, मतलब रजिस्ट्री प्रॉपर्टी का नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में ये सादा पेपर के बिहेव पे हम कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, तो यहाँ पर आप गलत हो सकते हैं। आपको जो है स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर एग्रीमेंट करवा के उसको रजिस्ट्री करवा लेना है। यदि आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं उसके बाद ही यदि सामने वाला आपको प्रॉपर्टी नहीं रजिस्ट्री करता है, ऐसी स्थिति में आप कोर्ट में केस करके वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम करवा सकते हैं।